चलिए जरा अब आप लोग शांत रहिए और ध्यान से समझिए। हम लोग आज एनसीएफ पे चर्चा करेंगे कि एनसीएफ क्या है, कब बना, क्यों बनाया गया। तो हम लोगों ने कुछ पूर्व ज्ञान ले लिया है कि एनसीएफ 2005 में बना है। यूँ तो एनसीएफ पहले भी बना है। कब कब बना है? पहले सबसे पहला एनसीएफ कब आया? 1975। फिर उसके बाद कब आया? 1988। और फिर उसके बाद फिर 2000, 2005। ये सारे एनसीएफ बनाने का मकसद क्या था? देश की शिक्षा नीति को कैसे लागू किया जाए, उससे संबंधित दिशा निर्देश है ना, गाइडलाइन, जिसको यहाँ रूपरेखा नाम दिया जा रहा है, फ्रेमवर्क है ना, कि देश की जो शिक्षा नीति बनी है उस शिक्षा नीति पर कितना ये नीति सफल है, इस नीति को कैसे लागू किया जाए, किस तरीके से इसके उद्देश्य को पूरा किया जाए, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है एनसीईआरटी के द्वारा। ठीक है, एनसीईआरटी को ही ये अधिकार है कि वो बनाए। लेकिन एनसीईआरटी अपने मन से ये एनसीएफ नहीं बना ली है। पहले देश की केंद्रीय सरकार ने संसद में इस पे बहस किया कि देश की शिक्षा नीति को सही तरीके से लागू करने के लिए या प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए कुछ काम करने की ज़रूरत है, एक फ्रेमवर्क तैयार करने की ज़रूरत है ना। और उसके बाद तब वहाँ से पास हो जाता है बिल। उसके बाद वो एनसीईआरटी को ये ऑर्डर मिलता है कि आप जो है टीम गठन करके इस फ्रेमवर्क को तैयार कीजिए। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि कौन सा मंत्रालय एनसीएफ को बनाने में मतलब के ऑर्डर दिया, किस मंत्रालय के द्वारा एनसीएफ बनाने पर कार्रवाई शुरू की गई? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक ना, हर डिपार्टमेंट सरकार का अलग अलग विभाग होता है। स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग होता है, स्वास्थ्य मंत्रालय होता है। शिक्षा की देखरेख करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को आज नाम बदल दिया गया, ये भी याद रखें कि आज मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। ये चीज़ आपको याद रखना है ना। तो शिक्षा 2004 में ही बोला गया था। 2004 में ही संसद में ये बात पास हुई कि भाई नेशनल लेवल पर एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाए प्राइमरी एजुकेशन के लिए। और उसके बाद 2005 में ये काम शुरू हो गया। एक एनसीईआरटी ने ये काम अपने जिम्मे लिया और सबसे पहले एक टीम का गठन किया, एक समिति बनाई, एक आयोग की स्थापना किया जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर यशपाल। ये सब आप लोगों को बता ही दिया गया है। और उनके कुल कितने मेंबर थे उस टीम में? 38 मेंबर थे। सब इंटरनेशनल और नेशनल दोनों लेवल के मेंबर थे। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, डॉक्टर, टीचर, विषय के स्पेशलिस्ट, ये सभी लोगों ने मिलकर इसे तैयार किया है ना। और इसको तैयार करने के बाद ये क्या बना? एक किताब का शक्ल दिया गया, एक दिशा निर्देशिक पुस्तिका मान के चलिए, निर्देश पुस्तिका, जिसको हम लोग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहते हैं। वो समझिए कि एक निर्देश पुस्तिका है, मतलब गाइडलाइन वाली किताब बनाई गई और उसको जो है प्रिंट किया गया, छपवाया गया। यहाँ पर यह भी सवाल आता है कि कितनी भाषाओं में इसको छपवाया गया? 22 भाषा में। ये एनसीएफ 2005 को कितनी भाषाओं में छपवाया गया? तो भारतीय संविधान में के अनुसूची में जितनी भाषा है उन सभी भाषाओं में छपवाया गया। तो यानी 22 भाषाओं में एनसीएफ को छपवाया गया है। ठीक है, उसका मतलब कि ट्रांसलेट किया गया है। ये सब बेसिक नॉलेज है, इस पे सवाल आता नहीं है, लेकिन आप लोगों को बता दिए। सवाल आता है सिर्फ इसके 5 जो परिप्रेक्ष्य हैं, इस किताब को 5 भाग में बांट दिया गया है। ठीक है, उसी 5 पार्ट्स को, 5 अध्याय को हमें पढ़ना है। तो हमने एनसीएफ 2005 में कुछ मुख्य बातें जो है उसको हम लोग नोट करेंगे। जैसे एनसीएफ 2005 का सूत्र, एनसीएफ 2005 किस सूत्र पे काम करता है?
इसका कौन सा फार्मूला है, स्लोगन क्या है, टैग वर्ड क्या है, टैग लाइन क्या है। एनसीएफ 2005 का टैग लाइन क्या है, शिक्षा बिना बोझ के। और शुरू में ही ये 2 शिक्षण सूत्र की चर्चा करते हैं। इस एनसीएफ के जरिए हर शिक्षा विभाग से जुड़े हर मतलब के सदस्य को एक गाइडलाइन प्रस्तुत करता है। मतलब टीचर्स को, सरकारी संस्थान को यानी स्कूल को, प्रशासनिक निकायों को यानी प्रशासनिक अधिकारियों लोगों को कि किसको किस तरीके से अपना रोल प्ले करना है देश की शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बनाने में, किनका क्या क्या किरदार है, इस सारे चीज़ों का दिशा निर्देश और सुझाव इस एनसीएफ में दिया हुआ। मुख्य रूप से किनको सुझाव है, अभिभावक को सुझाव दिया गया है कि आपको कैसे बच्चे को एजुकेशन देना है, टीचर्स को बताया गया है कि आपको किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, प्रशासनिक निकाय के अंगों सदस्यों को मतलब सरकारी अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया कि आपको क्या केयर करना है स्कूल वगैरह के बारे में, जांच पड़ताल के बारे में, इन सारी चीज़ों पर। और इसके अलावा पाठ्यक्रम कैसा होगा, परीक्षा कैसे होगा, सिलेबस किस तरह का होगा, पढ़ाई के साथ और कौन कौन सी एक्टिविटी को कराना जरूरी है, इन सारे चीज़ों पर, शिक्षण विधि क्या होगी, इन सारे चीज़ों पर चर्चा और सुझाव हमें देता है एनसीएफ 2005। तो बेसिक जो बातें अभी हमने बताया, इन्हीं सारी चीज़ों पर सवाल आता है कि एनसीएफ 2005 ने सिलेबस का निर्माण किस तरीके से किया है। एनसीएफ 2005 ने प्राथमिक कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन का विषय क्या नाम रखा या क्या थीम है। एनसीएफ 2005 जो है इसको सिलेबस को किस तरीके से निर्माण करता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं। उसी सवाल को चर्चा हम लोग तब करेंगे जब इसको थोड़ा सा जान लेंगे, क्या क्या इसमें मुख्य बातें हैं इसको समझेंगे। पहली बातें तो ये है कि इसका स्लोगन है शिक्षा बिना बोझ के। इसी से पता चल रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को जो लागू किया गया था देश में, उससे बच्चों के सिलेबस का बोझ बढ़ गया था, किताबों का बस्ता जो है भारी हो गया था, बच्चों पर पढ़ाई का लोड बर्डन ज़्यादा था। उसी को हल्का करने के उद्देश्य से ये एनसीएफ 2005 लाया गया। ठीक है, इनका दूसरा फार्मूला क्या है, शिक्षण सूत्र। इन्होंने 2 शिक्षण सूत्र को अपनाया है, मतलब आपको सुझाव दिया है कि टीचर को चाहिए कि इन दोनों फार्मूले को फॉलो करें, यानी इस फार्मूले से बच्चों को पढ़ाएं। क्या, सरल से कठिन की ओर, या ज्ञात से अज्ञात की ओर। कोई भी विषय टीचर अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने में टीचर को इन शिक्षण विधि का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या, सरल से कठिन की ओर, यानी बच्चों को पहले सरल चीज़ें बताई जाए, उसके बाद धीरे धीरे उस टॉपिक को कठिनाई स्तर पर आगे बढ़ा जाए। या कहा जाता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसका मतलब ये होता है कि बच्चों को पहले से जो चीज़ ज्ञात है, आप बच्चे को मान लीजिए कि पेड़ पौधे के बारे में समझा रही हैं, तो पेड़ का कैसे विकास होता है, वृद्धि होता है, इसको समझाना है, तो बच्चों को डायरेक्ट पहले पेड़ के बारे में नहीं बताइए कि पेड़ में बीज होता है, वो पोषण लेता है, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। ये सब अज्ञात चीज़ें हैं बच्चों के लिए। उसे पता नहीं है फोटोसिंथेसिस क्या होता है, उसे पता नहीं है पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है। कहते हैं कि ये शिक्षण विधि कि बच्चों को पहले उनके ज्ञात नॉलेज के अकॉर्डिंग आगे बढ़िए। बच्चे को ये तो पता नहीं है कि पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, लेकिन उसे ये पता है कि पौधे होते हैं। उसके घर में अगर गमला लगा हुआ तो उसे ये पता है कि उसमें पानी डाला जाता है। ठीक है, अब यही ज्ञात हुआ बच्चों के लिए। अब उससे पूछिए कि तुम्हारे किसके किसके घर में पौधा है, गमला है, तो मेरे घर में है। गमले में पानी कौन कौन देता है, ये यहाँ तक ज्ञात हुआ। अब यहाँ पर से अज्ञात शुरू हो रहा है, गमले में पानी क्यों दिया जाता है, सवाल कर दिए। उससे पानी की आवश्यकता क्यों है, पानी नहीं दोगे तो क्या होगा। फिर उससे सवाल करेंगे, दूसरा सवाल,
गमले के अंदर क्या चीज में पेड़ लगा हुआ, तो कहेगा मिट्टी में। मिट्टी नहीं रहेगा तो क्या होगा। इस तरीके से तब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ज्ञात को अज्ञात से जोड़ते हुए बताएंगे कि हकीकत में जिस तरीके से हमें भोजन और पानी की आवश्यकता है, उसी प्रकार से इसे पानी हम लोग देते हैं और भोजन उसका जो है इस तरीके से आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे प्रोसेस बताते चले जाएंगे। क्लियर है। तो एनसीएफ 2005 इसी दोनों सूत्र को फॉलो करने के लिए टीचर को कहते हैं कि जब भी बच्चों के क्लास में जाइए तो बच्चों से पहले ज्ञात चीज़ों से रिलेटेड बातें कीजिए और उसी को धीरे धीरे अज्ञात से जोड़ दीजिए। ठीक है। तो ये शिक्षण सूत्र है। और एनसीएफ जो है पूरा एनसीएफ जितने पेज का एनसीएफ बुक है वो सारे एनसीएफ कुल मिलाकर 5 सिद्धांतों पर काम करता है। ये 5 सिद्धांत अगर आप जान जाते हैं तो समझ जाइए आप आसानी से कि एनसीएफ बनाने के पीछे मकसद क्या था। ठीक है। ये 5 सिद्धांत क्या है इसको हम लोग लिखेंगे। इसका पहला सिद्धांत है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। दूसरा है शिक्षा को या पाठ्यक्रम को रटन प्रणाली से खत्म किया जाए। शिक्षा को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। तीसरा है पाठ्यचर्या को पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रखा जाए, है ना। पाठ्यचर्या को पाठ्य पुस्तक तक ही केंद्रित ना किया जाए। और चौथा है परीक्षा प्रणाली में सुधार। कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। और 5वां है राष्ट्रीय महत्व के मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो। राष्ट्रीय महत्व के मूल्यों के प्रति आस्थावान व्यक्ति तैयार हो। यही 5 सिद्धांत है इसका बेसिक। इसी 5 सिद्धांत पर पूरा एनसीएफ जो है खड़ा है। सर पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। दूसरा है शिक्षा को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। तीसरा है पाठ्यचर्या को पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रखा जाए। चौथा है कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। और 5वां है राष्ट्रीय महत्व के मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी या व्यक्ति तैयार हों। क्या ये 5 सिद्धांत पर गौर कीजिए। पहला लिख रहा है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। मतलब इसका समझिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को जो लागू किया गया 10 साल 5 साल तक जो ये नीति पर देश का शासन शिक्षा व्यवस्था चला तो उसमें बहुत खामियां देखने को मिली। जितनी खामियां देखने को मिली उसी खामियों को दूर करने के लिए ये एनसीएफ 2005 बना। तो जो कमी थी उन्हीं से रिलेटेड सुझाव यहाँ दिया गया है। तो पहला सुझाव क्या है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। इसका 2 अर्थ निकलता है। एक तो ये अर्थ निकलता है कि बच्चे को स्कूल में जिस पाठ्यक्रम से पढ़ाई की जा रही थी उस पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद क्लास कंप्लीट हो जाने के बाद क्लास से बाहर हो जाने के बाद मतलब डिग्री ले लेने के बावजूद वैसा विद्यार्थी तैयार नहीं हो पा रहा था जैसा समाज को ज़रूरत थी। कहने का मतलब ये है कि पढ़ लिख के भी कोई रोजगार के लायक नहीं बन पाया। MA BA IA पढ़ा हुआ है लेकिन बेकारी हो गया। तो ऐसी शिक्षा को ये महत्व नहीं देते हैं। तब कहते हैं क्या करना चाहिए
कि ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि आप सिर्फ रटत विद्या पर चले, बस ये 10th क्लास है, ये इतना सिलेबस है, इसको पढ़ लो। अब पढ़ना क्या है, रट लो, एग्जाम दो, पास करो। तो ज्ञानवान व्यक्ति तैयार नहीं हो पाया, ठीक ना। सिर्फ किताबी ज्ञान उसको रहा, मैट्रिक इंटर बीए इसी तरीके से पढ़ाई हो गई, और उसकी पढ़ाई उसके दैनिक जिंदगी में उपयोगी साबित नहीं हुआ। पढ़ाई करके आप अपने लाइफ में उस पढ़ाई का फायदा ले लें, तब कहेंगे कि आपकी शिक्षा जो है उपयोगी साबित हुई या सफल हुआ। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस तरीके से सिस्टम चल रहा था। तब कह रहा है उसमें सुधार करने के लिए क्या कहा गया कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। मतलब जो नॉलेज लिए उस नॉलेज को बाहर में इम्प्लीमेंट कीजिए, यानी अपने समाज में, अपने देश के विकास के लिए या अपने तरक्की के लिए उसका उपयोग होना चाहिए, उस शिक्षा का उपयोग होना चाहिए। दूसरा सेंस क्या निकलता है बच्चे के संदर्भ में कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं किताबों में उसके दैनिक जिंदगी से जुड़ा हुआ पढ़ाई होना चाहिए। बच्चा जो देख कर आ रहा है, जो 4 साल तो घर में वो पहले पला बड़ा है ना, आपके पास 5वां 6ठा साल आया, तो उसके स्कीमा में बहुत सारी बातें हैं, तो उसके स्कीमा से जोड़कर उसको पढ़ाइए, और उसको जो नॉलेज स्कूल में मिल रहा है उस नॉलेज को वो इस्तेमाल करें अपने दैनिक जिंदगी में। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल के रूप में 2, 2, 4, 5, 8, 10 जोड़ घटाओ गुना भाग सिखा दिए, और उसके बावजूद आप बच्चे को 100 रुपये दे के भेजते हैं किराना दुकान से एक तो माजा लेकर आओ 40 वाला, और कितना रिटर्न होगा वो समझ नहीं पा रहा है। तो ये ज्ञान किताबी ज्ञान मात्र हुआ। ये ज्ञान जो स्कूल में आपने दिया था कि 40 + 60 = 100 साधारण जोड़ आपने सिखा दिया था बच्चे को, लेकिन इस जोड़ की संक्रिया को, इस गणित के ज्ञान को वो अपने दैनिक जिंदगी में इस्तेमाल कहाँ कर पाया। 100 रुपया लेकर गया माजा लाने के लिए, उसको 40 रुपया वापस कर दिया, जबकि माजा 40 का ही था, और उसके बाद वो घर से लाया। उसको तो वही हिसाब कर लेना चाहिए। जब जोड़ घटाव आप सिखा दिए हैं तो आप अपने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान को वो अपने दैनिक जिंदगी में उपयोग नहीं कर सकता, है ना। हमें प्रतिशत, परसेंटेज, बट्टा, छूट पढ़ा दिया गया, उसके बावजूद हम किताब की दुकान जाते हैं और कहते हैं कि ये कितने की किताब है, तो प्रिंट है 290, तो कितना रुपए में दीजिएगा, तो वो कह देता है 220, या यूं कह देता है कि 10% छोड़ेंगे बाबू। तो हम अपने में नहीं जोड़ सकते हैं कि 10% छोड़ने के बाद इसका कितना रेट होगा, उसी से पूछते हैं। समझ में आई बात? इसी को कह रहे हैं कि आपने जो गणित का ज्ञान हासिल किया है उसको दैनिक जीवन में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। दूध वाले का हिसाब दूध वाला ही करता, आप नहीं कर पाते। ऐसा कौन गणित आपने पढ़ा? समझ में आ गई बात? यही तो कह रहा कि नहीं, ज्ञान ऐसा दीजिए बच्चे को कि बच्चे स्कूल के बाहर भी उस ज्ञान का उपयोग कर ले। ये नहीं कि बस स्कूल में ही खाली जोड़ घटाव सीख गए गुना भाग, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक छोटा एग्जाम्पल दिया, ऐसा ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल। दूसरा कह रहा है शिक्षा को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। तो पुरानी जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें रटंत प्रणाली का खूब उपयोग हो रहा था, सब लोग रट रट के पढ़ाई कर रहे थे। अभी तक आप देखेंगे स्कूल कॉलेज वगैरह में वही विद्या चल रहा है। लेक्चरर आते हैं, लेक्चर दे देते हैं, नोट्स लिखा देते हैं 10 पन्ने का, आप उसको रटिए, रट के 12 क्वेश्चन सजेशन टैलेंट बुक डिपो में मिल जाता है, उसी में टिक लगा हुआ है, वही पढ़िए, जाके एग्जाम दीजिए, पास करिए। यही ना हो रहा है, इसी को कहते हैं रटंत प्रणाली। कह रहा नहीं, रटंत प्रणाली से शिक्षा को मुक्त कीजिए। कैसे मुक्त किया जाएगा? तो कह रहा है कि इसके लिए 2 काम करना पड़ेगा। परीक्षा प्रणाली में बदलाव कीजिए। ये जो परीक्षा का सिस्टम है आपका, ये सिस्टम को खत्म कीजिए कि साल में एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट होने के बाद पढ़ाई एग्जाम लेंगे, तो वो एग्जाम तो आप उसके रटंत ज्ञान को ले रहे हैं। उन्होंने क्या नॉलेज हासिल किया, उसको क्या उपयोगिता अपने वो दैनिक जिंदगी में कर सका, ये आप नहीं बता पा रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने शिक्षा परीक्षा प्रणाली में सुधार किया और वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा के स्थान पर सतत व्यापक मूल्यांकन को स्थान दिया गया, CCE जिसको कहते हैं। ठीक है, पाठ्यचर्या को पाठ्य पुस्तक तक ही केंद्रित ना किया जाए।
ये दोनों बुराई हमारे शिक्षा व्यवस्था में क्यों घुस गया था? क्योंकि ये पूरा पाठ्यचर्या जो है पाठ्य पुस्तक तक ही केंद्रित था। ये पाठ्यचर्या क्या होता है और पाठ्य पुस्तक क्या होता है? शिक्षा का उद्देश्य है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, चौतरफा विकास करना, चहुमुखी विकास करना, खाली लिखना पढ़ना सीख जाना नहीं, है ना। उसके व्यक्ति पर्सनैलिटी को भी डेवलप करना है, इखलाक को भी डेवलप करना है, उसके बुद्धि का भी विकास करना है, सारी चीज़ों का विकास करना है। तो पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में फर्क क्या है इसको समझिए। स्कूल के अंदर मुख्य रूप से कौन कौन सा काम होता है? शिक्षा के अलावा खेल होता है। खेल से शारीरिक फिटनेस, शारीरिक विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है खेल से। उसके अलावा कला सिखाया जाता है, यानी किसी को चित्रकारी सिखाया जाता है, किसी को डांस सिखाया जाता है ना, किसी को वाद विवाद प्रतियोगिता भाषण सिखाया जाता है, नाटक करने का काम सिखाया जाता है। कभी कल्चरल प्रोग्राम होता है स्कूल में, कभी स्कूल टूर पर ले जाता है बच्चों को, फील्ड भ्रमण, है ना। और कौन कौन सा काम होता है स्कूल में? कभी कभी देखिएगा प्रभात फेरी करवाता है, सफाई अभियान बच्चे को फेरी लगवाता है कि चलो समाज को सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए प्रभात फेरी निकालो। कभी वह मोहर ये सब लेकर बैनर पोस्टर लेकर बच्चे को, है ना, जागरूकता समाज को किसी समस्या सामाजिक मुद्दे के प्रति जागरूक करने के लिए बच्चे लोगों के साथ एक्टिविटी किया जाता है ना। तो स्कूल के अंदर इतनी बातें होती है ना। उसमें से एक है शिक्षा। स्कूल का काम सिर्फ ये नहीं है, लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था चल रही थी हमारे यहाँ, वो सिर्फ इस पर केंद्रित हो गया था। ये पूरे को मिलाकर कहा जाता है पाठ्यचर्या, और सिर्फ इसको क्या कहा जाता है? पाठ्य, जिसको यहाँ पाठ्य पुस्तक कह रहे हैं, पाठ्यक्रम हम कह सकते हैं। पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, और ये है कैरिकुलम। समझ में आया सिलेबस और कैरिकुलम में फर्क? तो सिलेबस, हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या हो गई थी? पाठ्य पुस्तक तक ही केंद्रित हो गई थी। आप अपना अपना जमाना याद कीजिए, स्कूल जाते होंगे, सिर्फ पढ़ाई किया, एग्जाम दिया, पास हुए, इतने काम के अलावा कोई काम नहीं होता। स्काउट गार्ड में भाग नहीं लिए, एनसीसी में भाग नहीं लिए, है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट हो रहा है उसमें भाग नहीं लिया, कोई होम साइंस हो रहा है उसमें भाग नहीं लिया। तो स्कूल की व्यवस्था ही चौपट थी। तो स्कूल की व्यवस्था चौपट क्यों थी? क्योंकि हो सकता है शिक्षा नीति में कुछ कमी रही होगी। तो इसी कमी को दूर करने के लिए ये कहा कि नहीं, पाठ्यचर्या को पाठ्य पुस्तक तक ही केंद्रित नहीं रखेंगे हम। यानी किताब का ज्ञान तो एक पार्ट्स है, बाकी सारी चीज छूट रहा है। इन सारे चीजों को भी पकड़ना है, इसको हल्के में लेना है। ये तो सिर्फ पढ़ते हैं हम लोग अक्षर ज्ञान लेने के लिए, है ना, और किताबों के जरिए और भी ज्ञान होता है। तो पाठ्यचर्या को पाठ्य पुस्तक तक ही केंद्रित ना किया जाए, इसका मतलब ये हुआ कि स्कूल के अंदर बहुत सारी और भी गतिविधियां हैं, उस पर भी जोर दिया जाए। क्लियर है? और भी बहुत सारी गतिविधियां कौन कौन है अभी देख लिए, अंदाजन लिखे। अच्छा, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। पहले के टीचरों की ये धारणा थी, अभी भी कॉलेज में यही धारणा है कि हम आएंगे, भाषण दे देंगे, आधा घंटा 45 मिनट जो भी देना है, आपको उस बीच में शांति से सुनते रहना है। कोई सवाल जवाब नहीं, कोई गतिविधि नहीं, है ना। यानी स्कूल में टीचर जैसे चाहते थे वैसे पढ़ाते थे, जितना चाहते थे उतना पढ़ाते थे, जो विषय उनका मर्जी हुआ वो कराते थे। छात्र को जरा सा भी अधिकार नहीं था कि वो अपने मर्जी से सर हमको आज ये पढ़ा दीजिए, सर हमको आज ये कर दीजिए। यानी छात्र निष्क्रिय हो जाते थे क्लास के अंदर। जैसे अभी आप लोग निष्क्रिय हैं, हम खाली बोल रहे हैं, आप लोग एकदम निष्क्रिय हैं, खाली सुन रहे हैं। तो इस लेवल में ये जायज़ है, लेकिन बच्चे वाले क्लास में ये चीज़ इस तरीके से पढ़ाना ये सही नहीं है। बच्चे वाले क्लास में बच्चे को भी कौतूहल में रहना चाहिए, उछल कूद करना चाहिए। स्कूल में कीप साइलेंट, चुप रहो, हेड डाउन, ये सब आज शिक्षा मनोविज्ञान कहता है गलत है।
बच्चे को हल्ला करने दीजिए, बच्चे को प्रजातांत्रिक माहौल दीजिए, बोलने का मौका दीजिए, सवाल करने का मौका दीजिए। उसे ये नहीं लगे कि आप उसको पढ़ा रहे हैं, उसे ये लगे कि आप उसको खेल करा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर करिए। नहीं, इसी को कहा जाता है कक्षा को गतिविधियों से जोड़ा जाए। खाली आइए किताब निकालो, आज क्या रूटीन है, किताब निकाला, हाँ रीडिंग करो, होमवर्क लो, समझा दिया, इतना तक ये हुआ सिर्फ किताब केंद्रित। और पूरे क्लास 45 मिनट में जो हम चाहा वही हुआ, तो ऐसे क्लास को कहते हैं शिक्षक केंद्रित कक्षा। ठीक है, और अगर किताब पर आधारित कक्षा दे रहे हैं तो किताब आधारित या पुस्तक आधारित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा। लेकिन जब हम बच्चों को फ्री कर दिया कि चलिए आज आपने क्या खाया, आप अपना आप आकर बताइए, आप बताइए आपने क्या खाया, उससे उसके बाद रिलेटेड टॉपिक को जो हमें पढ़ाना है, जैसे मान लीजिए कि हमको शाकाहारी मांसाहारी पढ़ाना है, चलिए आज आपने क्या खाया, आपने क्या टिफिन में लाया है बताइए। ये जो हो रहा है कम्युनिकेशन, तो बच्चा भी ना गतिविधि हो रहा है। खाली कॉलेज वाले क्लास में खाली प्रिंसिपल बोल रहे थे या लेक्चरर बोल रहे थे, यहाँ क्या हो रहा है, बच्चा भी बोल रहा है, सर हम ये खाए हैं, ये लेकर आए हैं, है ना। उसके बाद बताएंगे और क्या खाते हैं, मुर्गा कौन कौन खाता है, घर में किनके किनके बनता है, उधर से बोलेगा सर मेरे यहाँ कल बना था रात में। पता चला अब आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ज्ञात से और ज्ञात की ओर जा रहे हैं। तो कितने तरह का हम सारे खाने को दो भाग में बांट सकते हैं बाबू, मांसाहारी शाकाहारी। तो कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग मांसाहारी। बकरी क्या खाती है, गोश्त खाती है बकरी? नहीं सर। बिल्ली को देखे हो घास खाते, बोलेगा बिल्ली घर में क्या आकर पी जाती है, आपको नहीं बोलना, बच्चे बोल देगा। किसी न किसी के घर में कांड हुआ है कि दूध पिया, चप्पल खोल के मारा है उसको। तो पता चला कि बिल्ली शाकाहारी। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, बच्चे को आनंद भी आ रहा है, बच्चा भी पूर्ण रूप से सक्रिय है, कोई औंग नहीं रहा है, क्योंकि आप बच्चे से ना डायरेक्ट कांटेक्ट किए हुए हैं, सवाल कर रहे हैं, उसको लग रहा है कि हम जवाब दें, हम जवाब दें, हम जवाब दें। ऐसी कक्षा को कहते हैं गतिविधि आधारित कक्षा। ठीक है, कि सिर्फ किताबी ज्ञान बच्चे को ट्रांसफर कर दिया, यहाँ जो लिखा हुआ है इसको पढ़ के आप तक पहुँचा दिया। इस तरीके को डेड क्लास कहा जाता है, मरणशील क्लास, डीएक्टिवेट क्लास। और सक्रिय क्लास, एक्टिव क्लास, जागा हुआ क्लास कहा जाता है, जैसे अभी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो वही चीज यहाँ कह रहा है कि कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए, बच्चों को भी सामूहिक प्राइवेट ग्रुप बनाकर उसको भी डिस्कस करवाया जाए। ठीक है, 4 बच्चे का ग्रुप बना दिया, चारों मिलके आपस में चर्चा करिए कि आज आपने क्या खाया, आपने क्या खाया, आपने क्या खाया, आपने घर में क्या खाकर आए, और उसको जो है लिस्ट बनाइए। तो चारों मिलकर जो पढ़ाई कर रहा है, तेरे यहाँ का बनाओ, मेरे यहाँ चलो वो चीज़ नहीं लिखवा सर, ये वाला लिख, बढ़िया खाना। इस तरीके से जो बात कर रहा है उसको बोलने का मौका मिला। प्रजातांत्रिक माहौल इसको कहते हैं। ये सारे वर्ड जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं सब सीटेट का पूछा हुआ वर्ड है। तो बच्चे को प्रजातांत्रिक माहौल मिला क्लास में, आज़ाद होकर, बिना टीचर के भय के, बिना शोरगुल, साइलेंट रहो इस भय के, वो अपने विचार को अभिव्यक्त कर रहा है। और विचार को जब खुलकर जो भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो उसके चिंतन का विकास हो रहा है ना। कि अजय भाई उसकी हमें यही तो समझाते हैं, बोलने दीजिए उसको। ठीक है, जितना बोल रहा है बोलने दीजिए, उससे उसको चिंतन को दिशा दे रहा है। 5वां क्या है, राष्ट्रीय महत्व के मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करिए। सिर्फ कह रहा है कि खाली ये सारा काम ही से काम नहीं चलेगा, अंत में आपका उद्देश्य होना चाहिए कि स्कूल से निकलते निकलते बच्चों में देश के प्रति प्रेम की भावना भी जग जाए। ठीक है, राष्ट्रीय मूल्य जो है हमारे, राष्ट्रीय मूल्य क्या है, एकता, भाईचारा, मेल मिलाप, सहयोग, यही सब मिलजुल कर ना हम लोग रह रहे हैं। देश की तरक्की में इसी तरीके से हम अपना सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे देश को यहाँ तक पहुँचाने में महापुरुषों का क्या योगदान रहा है, इन सारी चीज़ों की शिक्षा भी बच्चों को दे। प्रकृति को कैसे बचाना है, पेड़ काटने से देश को क्या नुकसान है, पानी बर्बाद करने से देश को क्या नुकसान है। आपको लग रहा है हम अपने नल का पानी बर्बाद कर रहे हैं, बच्चे की बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन उसको बताइए कि इस आपके नल पे खुला छोड़ देने से देश को कितना बड़ा नुकसान है इससे।
इस तरीके से राष्ट्रीय महत्व को समझाइए, देश के प्रति प्रेम की भावना को उसके दिल में जगाइए, ताकि ये बड़ा होकर देश के प्रति कुछ करने की इच्छा उसके मन में आए। ये नहीं कि इंजीनियर बन जाए विदेश चला जाए, बुझे बात को, कमाने के लिए नहीं, देश में रह के देश की सेवा कीजिए। APJ अब्दुल कलाम को बड़का बड़का ऑफर आया था, वो बोला नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, यहीं रह के देश को सेवा किया ना, मिसाइल दे दिया, मिसाइल में ऐसे ऐसे बहुत महापुरुष हैं, ये तो कुछ नहीं है, बड़के बड़के महापुरुष हैं। तो राष्ट्रीय महत्व के मूल्यों के प्रति आस्थावान व्यक्ति तैयार हो, इसी के लिए आप देखेंगे इन्हीं के सुझाव को फॉलो किया गया है सारे किताब में, चाहे 6 क्लास की बुक हो, 7 की बुक हो, 1-2 चैप्टर आपको ऐसा मिलेगा जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ रहेगा, जो किसी महापुरुष की गाथा से जुड़ा हुआ रहेगा, जो लाल किला के बारे में बताता हुआ नजर आएगा। ठीक है, यानी 1-2 चैप्टर जो है हर किताब के फ्रंट पेज पर देखिएगा, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, देश के संविधान की प्रस्तावना, ये सब लिखा हुआ मिलेगा। ये सब क्यों है? राष्ट्रीय महत्व के मूल्यों के प्रति आस्थावान व्यक्ति तैयार करने के लिए। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं कि NCF 2005 के 5 भाग हैं। NCF 2005 के 5 भाग हैं। पहला परिपेक्ष, दूसरा सीखना और ज्ञान, तीसरा पाठ्यचर्या के क्षेत्र, चौथा 5वां व्यवस्थागत सुधार। देखिए, पहले नोट कीजिए, चलिए समझिए। अगला बिंदु पे हम लोग चर्चा करते हैं, NCF का लक्ष्य क्या है। ये NCF को बनाकर देश के शिक्षा व्यवस्था में प्राइमरी स्कूलों में लागू किया गया, किस लक्ष्य से, किस मकसद से? इसका मकसद क्या है? आत्मज्ञान कराना, यानी हर बच्चे को आत्मज्ञान कराना। हमने आपको पिछले कक्षा में कभी बताया था कि एक बच्चे के अंदर डॉक्टर भी है, साइंटिस्ट भी है, हीरो भी है, चोर भी है, महान डांसर भी है, कराटे मैन भी है, यानी एक इंसान के अंदर हर गुण पाया जाता है, ठीक ना। लेकिन सामने वही आता है जिसका उसको माहौल मिलता है। तो वही ज्ञान कराना बच्चों को कि आपके अंदर सारे टैलेंट भरे हुए हैं, ठीक है। आपके अंदर आत्मज्ञान यानी सेल्फ नॉलेज का निर्माण करना, बच्चों को ये बता देना कि आपके अंदर सारे नॉलेज हैं, आप जैसा चाहे बन सकते हैं, सिर्फ आपको वैसा माहौल चाहिए और वैसा आपको सहयोग चाहिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।